इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां से सूत्रों के मुताबिक एक आतंकी हमला होने की बात सामने आ रही है और अभी तक सेना की ओर से कोई आधिकारिक बयान हालांकि नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है वो ये है कि आज सुबह 3:50 पर राजौरी जिले के माजकोट के ग्लूटी गांव में आतंकियों ने आर्मी की पोस्ट पर तैनात एक सैनिक पर फायरिंग की, जिससे वो सैनिक घायल हो गए और फायरिंग के बाद आतंकी फरार हो गए। उनकी तलाश में आसपास के जंगलों में सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर राजौरी में आतंकी हमले की सूचना सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। हालांकि सेना की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है वो ये है कि आज सुबह 3:50 पर राजौरी जिले के माजकोट के ग्लूटी गांव में आतंकियों ने आर्मी की पोस्ट पर तैनात एक सैनिक पर फायरिंग कर दी, जिसमें वो सैनिक घायल हो गए। फायरिंग के बाद आतंकी मौके से भागे और उनकी तलाश में अब आसपास के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमारे सहयोगी अजय बाचलू जुड़ गए हैं। अजय, इस वक्त क्या स्थिति है ऑपरेशन की, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, लगातार करीब 6 घंटे से सुबह से अब ये सर्च ऑपरेशन जो है वो राजौरी के जंगलों में चलाया जा रहा है। लगातार सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना और अर्धसैनिक बल वहां पर उस जंगल का चप्पा चप्पा खंगाल रहे हैं, लेकिन अभी तक सुरक्षा बलों के हाथ कोई कामयाबी नहीं लगी है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि वो जंगल काफी घना है। उसमें जिस तरह के पेड़ और झाड़ियां और नाले हैं वो कहीं ना कहीं आतंकियों को छिपने में मदद कर रहे हैं और सेना भी जो है एहतियातन ये सर्च ऑपरेशन आगे बढ़ा रही है, क्योंकि सेना किसी तरह के कोई नुकसान नहीं चाहती है। इसलिए इस ऑपरेशन को बड़े ही एहतियात के तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है और फिलहाल पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। लगातार ये सर्च ऑपरेशन वहाँ जो है राजौरी में ये चल रहा है। जी बिल्कुल, तो देखिए इस बीच की बड़ी खबर और बहुत शुक्रिया अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो इस बीच जम्मू कश्मीर के कुलगाम के 2 इलाकों में आतंकियों के साथ आज दूसरे दिन भी मुठभेड़ जारी है और बड़ी खबर यह है कि मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने 5 आतंकियों को मार गिराया। इस मुठभेड़ में 2 जवान भी शहीद हो गए हैं और अभी कुछ और आतंकियों के होने की खबर मिल रही है, जिसके बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों को जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया और इसी दौरान आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी थी। इसके बाद सुरक्षा बल ने मोर्चा संभाल लिया था। तो राजौरी के बाद ये जो इलाका है यहां पर भी लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और बड़ी खबर यह है कि मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने 5 आतंकियों को मार गिराया है। इस मुठभेड़ में 2 जवानों की शहादत भी हुई है और अभी कुछ और आतंकियों की होने की खबर है, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी जुड़ गए हैं। आसिफ, इस ऑपरेशन को लेकर क्या जानकारी है, क्या नया अपडेट है? अब देखिए, ये 2 अलग अलग मुठभेड़ हैं जो 20 किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं। बता दूं कि कल जो पहली मुठभेड़ हुई थी मादरगाम में, आज सुबह तड़के उस एनकाउंटर साइट से एक मिलिटेंट का शव मिला है, जिस बाद जो मरने वाले मिलिटेंट्स की संख्या है वो 5 हो गई है। जबकि 4 मिलिटेंट जो मारे गए थे कल शाम को ही मारे गए थे, वो चेनीगाम इलाके में मारे गए थे और दोनों ही जगहों पर सेना का एक जवान जो है वो मारा गया है, जिससे कुल दोनों मुठभेड़ में मारे जाने वाले लोगों का आंकड़ा 7 हो गया है। 12 घंटे के भीतर हुई मुठभेड़ में दक्षिण कश्मीर में जो सुरक्षा बलों का ऑपरेशन है और उसके लिए की गई तैयारियों की झलक मिल रही है, क्योंकि एक कम समय के भीतर 2 अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ शुरू हुई थी और दोनों ही जगहों पर मिलिटेंट्स को घेरे में लिया गया है और अभी भी बताया जा रहा है कि कम से कम 2 से 3 मिलिटेंट इन्हीं इलाकों में मौजूद है। मैं बता दूं कि केवल सर्च ऑपरेशन नहीं बल्कि मुठभेड़ अभी दोनों जगह पे जारी है और पुलिस का ये कहना है कि चेनीगाम में कम से कम 1 और मादरबुग में कम से कम जो 2 मिलिटेंट हैं अभी भी मौजूद हैं, जिनके खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन में जो दिक्कत है वो ये है कि जो मादरगाम वाला इलाका है, वो जो घर है वो सेब के बगीचे के बीच में बना हुआ है, पेड़ों के झुरमुट के बीच में बना हुआ है, काफ़ी घने पेड़ हैं और इसीलिए ऑपरेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत आई थी और जिसका कारण माना जा रहा है कि जो सेना के जवान उस घर की तरफ बढ़ रहे थे जिसमें मिलिटेंट छुपे हुए थे, अंदर से मिलिटेंट्स ने उन पर फायर कर दिया, जिससे सेना के जवान हताहत हुए। इसी तरीके का जो हाल है वो चेनेगाम में है, जहाँ पे एक घर में छुपे हुए मिलिटेंट्स थे
वो घर से बाहर आए थे और बाहर जब वो पहुंचे तो यहाँ पे घेरे पर बैठे सुरक्षा बलों ने उनको निशाना बनाकर घर से बाहर मार गिराया। जबकि 2 मिलिटेंट्स के बारे में बताया जा रहा है कि वो अभी भी उस घर में मौजूद है जिसको घेरे में लेकर ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। यानी दोनों ही जगहों पर अभी भी मुठभेड़ जारी है। दोनों जगहों पर ऑपरेशन चल रहा है। आसिफ हमारे साथ बने रहिए, कुछ तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा देते हैं किस तरीके से ये ऑपरेशन चल रहा है। तो 2 ऑपरेशन लगातार इस वक्त जारी हैं और इन सब के बीच कुछ तस्वीरें भी आ रही हैं। आप देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये 6 जुलाई 2024 की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और आप देखिए किस तरीके से आतंकियों का जो ऑपरेशन सफाया है, ऑपरेशन क्लीन है, वो चल रहा है। लेकिन अभी भी मुठभेड़ इस वक्त चल रही है, जैसा कि आसिफ बता रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से, हालांकि ये तस्वीरें जिस तरीके से हैं इसमें इसको हम धुंधला करके दिखा रहे हैं, लेकिन आतंकियों को निस्त नाबूद कर देने के सबूत हैं ये तस्वीरें। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि अगर कोई इस तरीके की हरकत करेगा तो हमारी सेना की गोली से बच नहीं पाएगा। गोलियां तैयार हैं और देखिए गोलियां क्या कर रही हैं, ऐसा अंजाम कर रही हैं कि वो तस्वीरें हम धुंधली करके आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ऑपरेशन जारी है, चुनौतियां बढ़ी हैं। आसिफ, एक बार फिर से आपके पास आ रहे हैं। ऑपरेशन लगातार चल रहा है, राजौरी से भी ऑपरेशन की खबरें आ रही हैं, लेकिन जिस तरीके से इस बीच ये घटनाएं बढ़ी हैं, इसको लेकर क्या वहां पर किसी नई रणनीति की जरूरत है? अचानक से हुआ क्या कि घटनाओं में अंबार लग गया है आतंकी घटनाओं का? अब देखिए, अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले ही सुरक्षा बलों की तरफ से और खुफिया एजेंसियों की तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि यात्रा के आसपास जो मिलिटेंट हैं वो अपनी गतिविधियां तेज कर देंगे। उसके साथ ही जो सुरक्षा बलों का एंटी इंसर्जेंसी और एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन है उसमें भी सतर्कता लाई गई थी और सुरक्षा बलों की कार्रवाइयां जो है वो तेज कर दी। और उसी का नतीजा ये है कि सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली थी कि कुलगाम के इन 2 इलाकों में मिलिटेंट्स एक जगह पे इकट्ठा होकर कोई रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया। और बता दूं कि जो सबसे प्रमुख बात यह है कि जो चिनीगाम वाली मुठभेड़ है इसमें मारे गए सभी मिलिटेंट्स का ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन से बताया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी नहीं बोला गया है, बिल्कुल, यानी कि जानकारियां सामने आ रही हैं। आसिफ, नजरें बनाए रखिए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं हाथरस की, और सवाल सीधा यही है, बाबा आया बोला फरार, आखिर कब होगी एफआईआर? हाथरस कांड में न्यायिक आयोग की जांच तेज हो गई और आज हादसे के पीड़ित परिवारों से आयोग के सदस्य मुलाकात करेंगे। इसके अलावा घटना के दौरान मौजूद अधिकारियों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। इस मामले में पुलिस ने अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। न्यायिक आयोग को 2 महीने के भीतर हाथरस कांड की अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। यूपी के हाथरस में 2 जुलाई को मची भगदड़ वाले केस में भोले बाबा का राइट हैंड गिरफ्तार हो चुका है। हाथरस की कोर्ट ने मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को जेल भेज दिया है। लेकिन सवाल यह है कि न्यायिक आयोग तो अपना काम शुरू कर चुका है, लेकिन बाबा भोले जो है ये कानूनी शिकंजे से आखिर अब तक क्यों बचा है? एफआईआर इस पर क्यों नहीं हो रही है? और सीधे रुख करते अपने सहयोगी वीरेश पांडे का, जो लगातार इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं। वीरेश, न्यायिक आयोग ने अपनी जांच शुरू कर दी है। आज क्या क्या पूरा कार्यक्रम रहने वाला है न्यायिक आयोग का, और बाबा पर हाथ डालने का कोई कानूनी पहलू नहीं है पुलिस प्रशासन के पास, या उससे बचा जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया एसपी हाथरस ने और कहा कि हम पहले मधुकर और जितने भी गिरफ्तार लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, पीसीआर करेंगे, उसमें अगर क्लू मिलता है तो हम बाबा पर हाथ डालेंगे। कुल मिलाकर अभी बाबा पर हाथ डालने की हिम्मत न सरकार की है और न ही प्रशासन और जिला प्रशासन की है, क्योंकि क्लू मिला नहीं है और ऐसे में टाल मटोल का रवैया लगातार चल रहा है। और ये जो आश्रम है ये बाबा के भव्यता, बाबा की ताकत और बाबा के जो रुआब है उसका जो वजूद है उसे दर्शाता है। और ये जो गोल्डन तरीके का जो बाबा का किला है, एक तरीके से इस किले में कुछ देर के दरमियान जो ब्रिजेश श्रीवास्तव हैं, न्यायिक आयोग के अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में कमेटी बनी है, वो कभी भी यहां दस्तक दे सकती है। सोर्सेज से खबर है, क्योंकि कल हाथरस में वो जगह जगह जाकर पीड़ितों के यहाँ गए, जो घायल हैं उनसे मिले, जिनके घर मौत हुई उनके परिजनों से मिले, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वो बैठे, पुलिस लाइन में 5 घंटे की बातचीत हुई, जिला प्रशासन के एक लोगों से उन्होंने बातचीत की, सीओ से, एसडीएम से, इंस्पेक्टर से, जो घटनास्थल पर मौजूद थे। और गवाहियों का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। मेरी जानकारी के हिसाब से अब तक 250 से ज्यादा लोगों की
गवाही ले चुका है न्यायिक आयोग। और फिर ब्रजेश श्रीवास्तव के नेतृत्व में न्यायिक आयोग मैनपुरी के इस भव्य किलेनुमा आश्रम में बाबा के कभी भी दस्तक दे सकता है। इसलिए जो पुलिस के लोग भी हैं वो धीरे धीरे यहां आ रहे हैं और न केवल घटनास्थल पर बल्कि घटनास्थल पर जाकर ब्रजेश श्रीवास्तव ने कहा कि हम दो महीने में रिपोर्ट देंगे। इस बीच हम हर वो तहकीकात करेंगे ताकि उससे जनता भी संतुष्ट हो सके और हर को लगे कि न्याय हुआ है। और न्याय के लिए न्यायिक आयोग गठित हुआ है और एसआईटी की जो चीफ है एडीजी आगरा जोन वो खुद न्यायिक आयोग के लोगों से सहयोग कर रही थी। कल पुलिस लाइन में बैठकर उन्होंने लगभग न्यायिक आयोग से 2 घंटे बात की है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो न्यायिक आयोग काम कर रहा है, एसआईटी भी काम कर रही है और ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इस घटना के जो मुख्य गुनाहगार हैं उस पर पहुंच सके। लेकिन बाबा के इस आश्रम पर बुलडोजर अभी तो फिलहाल नहीं चलने वाला है, क्योंकि बाबा अभी गुनाहगार साबित नहीं हुआ है, बाबा पर एफआईआर नहीं हुई है। बाबा जो साक्ष्य अभी इकट्ठा हुए हैं, जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनसे बात जो हो रही है उन बातों में ये साफ है, स्पष्ट है कि वो कोई भी बाबा के खिलाफ गवाही नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, तो बहुत सारे सवाल हैं वीरेश, उनका इंतजार हो रहा है कि जवाब मिलेगा और इंतजार इस बात का भी हो रहा है कि बाबा ने जो दावा किया था कैमरे पर आकर कि मैं हर पीड़ित के साथ हूं, तो आखिर बाबा अपने भक्तों से मिलने कब जाएगा और जाएगा भी या नहीं जाएगा। तमाम चीजें हैं, निगाह बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ये पूरी तस्वीर है, न्यायिक आयोग ने अपनी जांच तेज कर दी है। आज मैनपुरी न्यायिक आयोग पहुंच सकता है, वहां पर भी हर तथ्य की जांच पड़ताल होगी। बड़ी खबर पर निगाहें बनी है। और अब बात करते हैं जम्मू की। जम्मू के रघुनाथ मंदिर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, वो पहुंचे और देखिए आज के इस खास मौके पर उन्होंने पूजा अर्चना की है। तो तस्वीर दिखा रहे हैं जेपी नड्डा की, और वो रघुनाथ मंदिर में पहुंचे और वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की है रघुनाथ मंदिर में। तो जगन्नाथ यात्रा के मौके पर देश भर में पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। पहाड़ से मैदान तक, उत्तर से दक्षिण तक और पश्चिम से पूरब तक मानसून की मूसलाधार रफ्तार कहर ढा रही है। पहाड़ों पर गिर रही बारिश की बूंदें लैंडस्लाइड का सबब बन रही हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 12 तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि आसमान से जो बारिश हो रही है वो कई जगहों पर आफत बन चुकी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और मरुधरा कहे जाने वाला राजस्थान, सब बारिश की मार से पानी पानी है। सड़क समंदर बन चुकी है और रास्ते तालाब बन गए हैं। राज्य दर राज्य मानसून की तूफानी रफ्तार जिंदगी पर भारी पड़ रही है। आसमानी साजिश से निकला सैलाब सड़कों से घरों तक कब्जा जमा रहा है और पानी की तेज धार के आगे सिस्टम के दावे टिक नहीं पा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप देखिए उत्तराखंड की तस्वीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, पंजाब, हर जगह कहीं न कहीं बड़ी मुसीबत के तौर पर बारिश आई है और यहाँ तक कि राजस्थान में भी बारिश ने मुश्किलें पैदा कर दी हैं, जिसे एक रेगिस्तान वाला प्रदेश कहा जाता है। एक बड़ा हिस्सा रेगिस्तान वाला है। वहीं हरियाणा, तमिलनाडु की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की बात करें, बिहार की बात करें, हर जगह आसमानी आफत ने मुश्किलें डाल दी हैं। बारिश से आफत की ताज़ा तस्वीरें नवी मुंबई से आई हैं, जहां पर सुबह से ही बारिश हो रही है और उसके बाद जो हाल हुआ है वो आपके सामने। आप देखिए किस तरीके से सड़क पर जो वाहन है वो डूब रहे हैं। पनवेल और कलम्बोली में सड़कों पर समंदर आ गया है, कहीं कार फंसी है तो कहीं बस। और ये तस्वीरें आप देखिए और समझिए कि आसमान से किस तरह से आफत बरस रही है और पूरे सिस्टम की पोल खोल रही है। बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन उन दावों का हश्र क्या होता है वो आपके सामने है। और आप देखिए
ये मुंबई की तस्वीरें हैं, किस तरीके से बारिश हुई कुछ घंटों की और जो पूरा इलाका था सैलाब में बदल गया। आप देखिए कार में पानी भर गया है, इनको धक्का मारना पड़ रहा है, जो ऑटो हैं वो चल नहीं पा रहे हैं और घुटने तक पानी भर गया है। तो जो शहर की सड़कें, ये मुंबई का हाल हम आपको दिखा रहे हैं। और आप देखिए ये जो बस है ये भी यहाँ पर आकर रोड में फंस गई। पीछे जो कार है, जब बस नहीं चल पा रही तो कार की तो फिर बात ही क्या है। तो ये स्थितियां हैं। तो जो ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के बड़े बड़े दावे बारिश से पहले होते हैं, वो कागजों पर किस तरीके से होते हैं और जमीन पर क्या स्थिति होती है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप देखिए जहां जहां की तस्वीरें हमने ली हैं, हर जगह गाड़ियां डूबी नजर आ रही हैं, लोगों का आवागमन ठप हो गया है, जिंदगी बाधित हो गई है। और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि सामान्य से थोड़ा ज्यादा बारिश हो तब ये हाल होता है। यानी कि मानसून जब पूरे शबाब में होगा, झूमकर बारिश होगी घंटों घंटों, तब क्या हालात देश में सामने आएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। शहर शहर सैलाब से दम ढा रहा है, कई घर डूब रहे हैं, कहीं सड़कें टूट रही हैं और जिंदगी पूरी तरीके से बेबस दिखने लगी है। बारिश आई और स्मार्ट सिटी फिरोजाबाद की सड़कें पानी से लबालब हो गईं। फिरोजाबाद में बारिश के बाद हालात पूरी तरीके से बिगड़ते चले जा रहे हैं। मैं एसएन हॉस्पिटल के पास खड़ा हूं, मैं दिखाता हूं किस तरीके के हालात हैं। थोड़ी सी बारिश हुई है, उस बारिश के बाद नगर निगम की पूरी पोल खुलती हुई साफ नजर आ रही है। पानी पूरी तरह सड़क पर भर चुका है। यही नहीं, मैं आपको बता दूं नगर निगम के अंदर का भी यही हाल है कि नगर निगम के दफ्तर तक पानी पहुंचा है, पानी जमा हुआ है। जिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि बारिश का पानी एकत्रित नहीं हो पाए, वहीं पर पानी जमा है। तो ये समझने योग्य है कि नगर निगम जो है वो कितनी सजग है, किस तरीके से अपने काम को अंजाम दे रही है। बहराइच में बादल मेहरबान हुए तो घर तालाब बन गए और सड़क पर नाव चलने लगी। राजस्थान के बूंदी में सड़क से होकर नदी गुजर रही है और पहाड़ पर बादलों का गुस्सा चार धाम यात्रा की लाइन लेंथ बिगाड़ रहा है। यानी पहाड़ हो या मैदान, बरसते बादलों के आगे पूरा सिस्टम हाँफ रहा है। कहीं सड़कें टूटी, यात्री फंसे, तो कहीं तेज धार में बह गई विकास की बुनियाद। सबसे पहले बिहार के रोहतास की तस्वीर देखिए। नौहटा में महादेव खोह के पास हर साल मॉनसून के सीजन में खूबसूरत झरना फूटता है, लेकिन महादेव खोह के पास वाटरफॉल बर्बादी का अलार्म बजा रहा है। शुक्रवार को बारिश के बाद झरने का पानी इतनी तेजी से नीचे आया कि आसपास मौजूद लोग डर कर भाग खड़े हुए। अब जरा बिहार के पहाड़ी इलाके से निकलकर उत्तराखंड चलिए। यहाँ मॉनसून का बदला पैटर्न आम जनजीवन पर कहर की तरह बरस रहा है, क्योंकि एक ओर बारिश का पानी नदियों में उफान ला रहा है तो दूसरी ओर बारिश थमती है तो लैंडस्लाइड की शक्ल में पहाड़ों से मलबे की बारिश शुरू हो जाती है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश का सीधा असर चार धाम यात्रा पर पड़ा है। चिंता वाली बात यह है कि मौसम विभाग ने कुमाऊं के सभी जिले और गढ़वाल के टिहरी और चमोली जिलों में अगले 2 दिन में भारी बारिश की आशंका जताई है। मुख्यमंत्री जी, काफी बारिश होने के बाद बाहर से आने वाले यात्रियों को क्या आह्वान करना चाहते हैं? उत्तराखंड कितना सुरक्षित है? नहीं, पूरी तरह सुरक्षित है, यात्रा व्यवस्थित है। इधर लगातार हो रही बारिश से राजस्थान के कई शहरों में हालात बिगड़ने लगे हैं। टोंक में बीती रात तेज बारिश हुई, नतीजा जिले के दर्जनों गांवों में बाढ़ से हालात बन गए। रास्ते डूब गए, घरों में पानी भर गया और खेत जलमग्न हो गए। टोंक शहर के अंदर भी जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। शहर के गांधी पार्क, नवीन मंडी, महावीर पार्क और बस स्टैंड से लगी कई कॉलोनियों की सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा है। अब मध्य प्रदेश की श्योपुर की तस्वीरें देखिए। श्योपुर में भारी बारिश से सीप और कदवाल नदी उफान पर है। नतीजा निचले इलाकों में पानी भर गया, जबकि पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ने से श्योपुर कोटा हाईवे बंद हो गया। नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि पानी हाईवे के ऊपर से होकर गुजर रहा है। बाढ़ की चपेट में क्षेत्रों में फंसे लोगों को नाव के जरिए बाहर निकाला जा रहा है। कमोबेश यही सूरत उत्तर प्रदेश के कई जिलों की है। पूर्वी यूपी में कुशीनगर जिले में एक और बारिश कहर बरपा रही है तो प्रशासन की लापरवाही फसलों को बर्बाद कर रही है। कुशीनगर की कप्तानगंज तहसील में मवन नाले का बांध टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल डूब गई।
बताया जा रहा है कि नाले का बांध 2 दिन पहले टूटा था, लेकिन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। मेरे 8:30 पौने 9 के करीब मैंने माननीय जिलाधिकारी महोदय को फ़ोन किया और मेरे द्वारा ये सूचना उनको दी गई कि भणसर खास, भणसर नारायण और कारीपिंड समेत कई गांव हैं जो है कि मोहन नाला का जो एक बंधा जो पश्चिम तरफ का है वो टूट गया है। उससे जो है सारी फसलें जलामग्न हो गई हैं। स्थिति ऐसी है कि जो है ग्राम सभा में भी पानी घुसने वाला है, तो उस पर माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा तुरंत संज्ञान लिया गया और मौके पे बंधे के पास तक पहुंचकर, जबकि बंधा करीब 750 मीटर दूर है मेन पिच रास्ते से, पानी में लगभग कमर के जैसे पानी में ही घुस के माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा संज्ञान लिया गया और एक्सीजन कुशीनगर को ये निर्देश दे दिया गया है कि मौके पर उपस्थित होकर तटबंध का निर्माण करा लें। मॉनसून की मूसलाधार मार से यूपी से गुजरने वाली गंगा, यमुना और घाघरा समेत दूसरी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसका असर भी नदियों से सटे इलाकों में दिख रहा है। वहीं शहरी इलाकों में नालों की सफाई न होने से जल भराव की स्थिति है। बहराइच की सड़कों पर चल रही नाव प्रशासन की इसी लापरवाही का नतीजा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर पालिका परिषद ने बारिश से पहले नालों की सफाई नहीं करवाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि जरा सी बारिश में सड़कें तालाब हो गईं और उन पर नाव चलने लगी। बारिश जब सैलाब में बदलती है तो सबसे ज्यादा नुकसान पहाड़ी राज्यों को होता है और बड़ी खबर उत्तराखंड से है, जहां पर रामनगर में एक पुल गिर गया है। भारी बारिश के कारण ये पुल धराशायी हो गया। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो जो पहाड़ी राज्य हैं वहां पर जो मुश्किलें आती हैं वो शुरू हो गई हैं। और तस्वीर है उत्तराखंड के रामनगर से, जहां पर देखते ही देखते कुछ सेकंड्स के अंदर ये पुल टूटकर नदी में समा गया। तो तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये देखिए उत्तराखंड के रामनगर से तस्वीर आई है और ये रामनगर की तस्वीर है। यही वो पुल है जो बारिश के बाद सैलाब में, आप देखिए किस तरीके से कुछ सेकंड से लगे और ये पुल टूटकर नीचे जमीन में नदी में चला गया। ये तस्वीर आप देखिए, ये पुल था, देखिए बीच से टूटता है और चंद सेकंड्स इसको लगे और ये पुल टूटकर गिर गया। तो बारिश के बाद जिस तरीके सैलाब आ रहा है, अब ये तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं जो हर साल लगभग पहाड़ी राज्यों में, चाहे हम उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, यहाँ से आती हैं। बीते साल सबसे ज़्यादा तबाही हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली थी बाढ़ और बारिश से, और अब देखिए इसका आगाज उत्तराखंड में एक बार फिर से शुरू हो गया है। मानसून का सीजन आते ही रामनगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर तेज बारिश और सैलाब के बीच ये पुल टूटकर नीचे गिर गया। तो रामनगर में एक पुल टूटा है और इसकी सीधी वजह है कि जिस तरीके से नदियां उफान पर हैं, तेज सैलाब बह रहा है और उस सैलाब और धारा की जो प्रचंड रफ्तार है उसको ये पुल सह नहीं पाया और नदी में ही जाकर ये समा गया। तो उत्तराखंड के रामनगर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और चलिए देश के पूर्वी भाग की बात करते हैं। पूर्वी भागों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है और इस वजह से बाढ़ का संकट बेहद गंभीर हो गया है। असम के 30 जिलों में बाढ़ ने खतरनाक रूप ले लिया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में प्रभावित जिलों में सैलाब का सितम बढ़ सकता है। वहीं बिगड़ते हालात को देखते हुए केंद्र सरकार भी सतर्क है। असम में बाढ़ से हो रही बर्बादी की निशानियां हर तरफ बिखरी हैं। डर, दहशत और सामने पहाड़ जैसी मुसीबत का सामना कर रहे लोग बेबस दिख रहे हैं। राज्य में बाढ़ के हालात को लेकर अमित शाह ने असम के सीएम से बातचीत की है। बाढ़ के हालात देश के दूसरे राज्यों में भी बने हुए हैं, लेकिन खास तौर से जो पूर्वी भाग हैं वहां पर मुश्किलें ज्यादा हैं। आप देखिए गुवाहाटी की तस्वीर दिखा रहे हैं, बारपेटा की दिखा रहे हैं, यहां पर भी स्थिति बहुत विकट है। वहीं डिब्रूगढ़ और मोरी गांव की बात करें तो यहां पर भी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। वहीं असम के सिलचर की बात करें तो वहां पर मालव गांव और आसपास के इलाके इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। यहाँ पर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी नर्क में बदल चुकी है। हमारे सहयोगी रविकांत की ये रिपोर्ट देखिए। असम की बाढ़ में अब तक कुल 62 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 6 मौतें और हो गई हैं, जिसकी वजह से यह आंकड़ा और भी बढ़ गया है। यहाँ पर 57,000 हेक्टेयर जो भूमि है वो खेती की जलमग्न है और 22 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। 31 से ज्यादा जो काजीरंगा टाइगर रिजर्व पार्क के जानवर हैं वो मर चुके हैं और हजारों की संख्या में जानवर पीड़ित हैं इस पानी से। और जो 22 लाख लोग पानी से प्रभावित हैं, उनकी जिंदगी इसी तरह नर्क बनी हुई है। जिस तरीके से यहाँ पर हमने एक झलक देखी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग मुश्किल में हैं, लेकिन जहाँ पर पानी की सीधी चपेट पड़ रही है
वहां पर जिंदगी का सीधा खतरा है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके की चुनौती है। असम में इस समय बाढ़ का कहर चारों ओर जारी है। कैमरामैन सूरज पांडे के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, सिलचर। असम के सिलचर में बराक नदी उफान पर है, जिसका पानी लोगों के घरों में घुस गया है। बराक नदी के किनारे रहने वाले लोग काफी परेशान हैं। लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी और राज्य के सीएम से मदद की अपील की है। हम तालाब बन चुकी बस्ती में हैं और लोग लगातार ये विनती कर रहे हैं कि कम से कम हमारे लिए एक सड़क बना दी जाए, ताकि पानी बरसे तो हम उस ऐसी सड़क से चल सकें जो डूबे नहीं, थोड़ा उसको एलिवेट करके बनाई जाए, क्योंकि ये 15-15 दिन तक पानी भरा रहता है और उसके बाद जब पानी निकल भी जाता है तो कीचड़ आ जाता है। अब ये सारी समस्याओं से जूझते हुए लोग यहाँ पर जी रहे हैं। ये बिटिया है प्रियंका आकर के दूर से हमें चिल्ला रही है कि मेरी दादी आपको बुला रही हैं। तो हम माताजी के पास जा रहे हैं, क्योंकि कोई नहीं पहुंचता है उनके पास। यहाँ आसपास के लोगों से मैंने बात की, उनकी समस्याएं सुनी, लेकिन अब माताजी खुद से कुछ कहना चाहती हैं। तो इस विश्वास को कायम रखने के लिए कि कोई उनके पास आया, उनकी बात सुनी, इस वजह से मैं उनके पास जा रहा हूं। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि ऐसे इलाकों में फंसे हुए लोगों के पास कोई पहुंचे, सरकारी लोग पहुंचे तो ज़्यादा बेहतर है। क्या नाम है माता जी आपका? हमारा नाम मालती शर्मा है। आज 1 महीना से तो परेशान हुआ है पेट का। हम तो घर से जाने नहीं सकता है, डॉक्टर का उधर भी जाने नहीं सकता है। बीमार घर में कोई पूछता भी नहीं, और हम लोग तो पीने का पानी भी नहीं मिलता है, और सरकार तो हम लोग का रास्ता भी नहीं देता है, कोई पूछता भी नहीं, कोई मंत्री भी आता नहीं इधर में। क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? बहुत सारी समस्या है सर। पानी का समस्या, पीने का पानी भी नहीं मिलता है, ये पानी भी यूज करना पड़ता है, दवाई भी नहीं मिलता है। नाले का पानी आप क्या यूज करेंगे? यूज करेंगे बर्तन धोने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, क्या मिलेगा? खरीद के लाते, कौन खरीदेगा? गरीबत में कितना खरीदेंगे, कितना खाएंगे? इन्फेक्शन वगैरह भी होता है यहाँ पे? बहुत सारे, महीने में बुखार तो बहुत है, छोटा छोटा बच्चा का भी इन्फेक्शन, खुजली जैसा हो जाता है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री जी से आप लोग क्या कहना चाहेंगी? यही निवेदन करते हैं कि हमारा रास्ता बना दीजिए, कुछ सुविधा दीजिए, पीने का पानी, स्कूल जाने के लिए। सब बच्चा बहुत कष्ट में रहता है, हम लोग बहुत। क्या नाम है यहाँ के मुख्यमंत्री का? नरेंद्र मोदी। वो तो हम लोग 6 महीना सुखना में चलता है, 6 महीना पानी का अंदर रहता है। तो नरेंद्र मोदी जी से क्या कहना चाहती हैं आप? तो हम लोग का रास्ता ठू बना देने के लिए कहता है। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हमें दिखाई दे रहे हैं, जो देखने से ही लग रहा है कि पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। इनका कहना है कि हमारा पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन पानी इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि डॉक्यूमेंट बह जाते हैं और एडमिशन नहीं हो पाता है, क्योंकि हम घर से बाहर ज़्यादा नहीं निकल पाते हैं। इस पानी से जुड़ी हुई एक नहीं सैकड़ों समस्याएं हैं, बीमारी से लेकर के, खाने से लेकर के, एलर्जी से लेकर के, और पीने के पानी तक की समस्या यहाँ पर है। और सभी लोग मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं कि यहाँ पर सड़क बनवा दें और ऐसी व्यवस्था कर दें कि पानी में डूब कर, तैर करके सड़क तक न जाना पड़े। तो आपने देखा कि किस तरीके से असम के सिलचर में जिंदगी बेबस हो रही है, और ऐसी बहुत कहानियां हैं जो देश भर से आ रही हैं। आप बड़ी खबर झारखंड के देवघर से है, जहां पर 3 मंजिला इमारत गिरी है। कई लोगों के फंसे होने की आशंका है, और फंसे हुए लोगों को निकालने का जो काम है वो शुरू हो गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर आ रही है झारखंड के देवघर से, जहां पर 3 मंजिला इमारत गिरी है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, लेकिन बेहद कठिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन है, क्योंकि 3 मंजिला इमारत नीचे गिरी है। कितने लोग फंसे हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती है कि उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। डीसी, एसपी और सांसद मौके पर मौजूद हैं और वो रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करने की कोशिश कर रहे हैं।
और अब बात नवी मुंबई की करते हैं, जहां पर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। नवी मुंबई में तेज बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया है, रिहायशी इलाकों में पानी भर गया, सड़कें जलमग्न हैं, सोसाइटी के अंदर भी भारी जल भराव हो गया है। तो मुंबई की ये तस्वीर आप देखिए, ये नवी मुंबई की तस्वीर है जहां पर बारिश के बाद मुश्किलें बढ़ गई हैं और सीधे तौर से ये तस्वीरें बताती है कि ड्रेनेज सिस्टम की हालत यहां पर बेहद ख़राब है। अगर ड्रेनेज सिस्टम में काम हुआ भी है तो सिर्फ कागजों पर ही हुआ है, ज़मीन पर कुछ होने जैसा यहाँ दिखता नहीं है। और नवी मुंबई की तस्वीर है जहाँ पर निचले इलाकों में पानी भर गया है, रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। इसको जो व्यवस्थित करने के दावे थे वो पूरी तरीके से फेल नजर आ रहे हैं।